मुझे याद है वो दिन जब मॉम जॉन को डिनर के लिए घर लाई थी। वो काफी चमक रही थी। उनकी मुस्कान देखने लायक थी जब उन्होंने उसे इंट्रोड्यूस किया। हम एक साथ काम करते हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज चहक रही थी। जॉन नुकसान पहुंचाने वाला नहीं लग रहा था। लंबा आदमी, काले बाल, साफ सुथरी दाढ़ी और कॉन्फिडेंट मुस्कान। तुमसे मिलकर अच्छा लगा टेरा, उसने अपने हाथ बढ़ाकर कहा। मैंने बिना अच्छा के उससे हाथ मिलाया। उसने आम वक्त से ज्यादा देर तक मेरा हाथ पकड़े रखा। मॉम खुशी की हकदार थी, ये मैं जानती थी। डैड के जाने के बाद वो अकेली हो गई थी और मैं चाहती थी कि उन्हें फिर से प्यार मिले। लेकिन जॉन, वो मुझे पसंद नहीं आया। मेरे डैड की जगह कोई नहीं ले सकता था और जॉन की मुझे बार बार जीतने की कोशिश ने इसे और भी बदतर बना दिया था। वो लगातार घर आने लगा। हमेशा मुझे और मेरे कजन लियम, जो हमारे साथ ही रहता था, हमें खुश करने की कोशिश करता रहा। पहले वो हमारे लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर आया, बास्केटबॉल गेम की टिकट्स और मेरे लिए नए हेडफोन्स। वो हमारे साथ बैठकर ऐसे मजाक करने लगा जैसे हमारा दोस्त हो। फिर एक शाम मॉम और जॉन हमारे साथ बैठे। हमारे पास एक मजेदार खबर है, उन्होंने जॉन का हाथ पकड़कर कहा। जॉन और मैं शादी कर रहे हैं। लियम ने बहुत खुशी जाहिर की और मॉम की आंखें इस खुशी से चमक उठी। मैं जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। अगर वो खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। तब भी अगर मुझे अंदर से उस आदमी के लिए सही महसूस नहीं हुआ। एक दिन मैं देर रात तक किचन में थी और अपने लिए कुछ बना रही थी। मैं सैंडविच बनाकर पीछे मुड़ी। जॉन ठीक मेरे सामने दरवाजे पर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मैंने उसे आते हुए नहीं सुना था, इसलिए उसे अचानक देखकर मुझे झटका लगा। ओह जॉन, तुम यह क्या? उसने मेरी बात खत्म होने नहीं दी। तुम्हें और ख्याल रखना चाहिए। उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी। कोई तुम्हारे पीछे आ सकता है। मैं हिचकिचाकर हंसने लगी। शायद सही बात है। वो वापस नहीं हंसा। वो बस यूं ही खड़ा मुझे देखता रहा और फिर वापस चला गया। मैंने हम दोनों के बीच उस रात हुई बातचीत के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कुछ दिनों के बाद मुझसे गलती से लिविंग रूम के कारपेट पर जूस गिर गया। जॉन वहां बैठकर टीवी देख रहा था और वो अचानक गुस्सा करने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों में खून उतर आया। क्या तुम जानती हो कि ये कारपेट कितना महंगा है? वो मेरे चेहरे की तरफ झुककर चिल्लाने लगा। उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। मुझे माफ करना, मैं हकलाई। सॉरी काफी नहीं है, उसने आंखें छोटी करते हुए कहा। तुम्हें इससे बेहतर करना होगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? उसने मुझे कंधों से पकड़ा और किसी कमजोर मेमने की तरह हिलाया। मैं रोते रोते सर हिलाकर हाँ कहती हूँ। और फिर वो रात आई जब मैंने उन्हें बहस करते हुए सुना। मॉम की आवाज कांप रही थी, भीख मांग रही थी। जॉन प्लीज शांत हो जाओ, उन्होंने ऐसा कहा। मुझे शांत रहने के लिए मत कहो, वो गुर्राया। मैंने लिविंग रूम में झांक कर देखा। मेरा पेट दर्द करने लगा। जॉन उन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई। मां बहुत ही छोटी और डरी हुई लग रही थी। उनकी ठुड्डी से खून निकल रहा था और उनकी बाजुओं पर चोट के निशान थे। अब बस बहुत हो गया। मैंने जॉन के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की। मुझे उसकी अलमारी में एक पुराने जूते का डिब्बा मिला जिन्हें कपड़ों के ढेर से छुपाया गया था। उसके अंदर नकली आईडीज थी, क्रेडिट कार्ड थे जिन पर अलग अलग नाम लिखे थे और पैसों की गड्डियां। जब मैंने उन्हें इकट्ठा किया तो मेरे हाथ कांपने लगे। जॉन वो नहीं था जो हमें दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो झूठ बोल रहा है। वो मॉम से भी झूठ बोल रहा है और हम सब से भी। मुझे मॉम को इस बारे में बताना होगा, लेकिन मैं अगले दिन स्कूल से आने तक का इंतजार करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लियम भी तब घर पर हो। उस दोपहर जैसे स्कूल की आखिरी घंटी बजी, मैंने अपना बैग उठाया और पार्क लॉट की तरफ बढ़ी। मैं अपनी बाइक का लॉक खोल रही थी जब कुछ जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ी। क्या तुमने मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ की मेरी जान? जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे माथे पर पसीने आ गए। जॉन मेरी तरफ झुक गया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। टेरा टेरा टेरा, उसने शांत लेकिन डरावनी आवाज में कहा। हमें बात करनी होगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं उससे दूर जाते हुए कहती। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। जैकेट से एक चाकू निकाला। तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए था प्यारी बच्ची। पार्किंग लॉट में मुश्किल से ही कोई दिखाई दे रहा था। मैं मदद के लिए चिल्लाई और मेरी आवाज खाली मैदान में गूंजती रही, लेकिन किसी के कानों तक नहीं पहुंची। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन जॉन मेरे ऊपर झपटा। उसने मेरा हाथ मोड़ दिया। मैंने उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे अपनी गाड़ी की तरह खींचना शुरू कर दिया। उसने मुझे बोनेट पर धक्का मारा और फिर चाकू की मदद से मेरे कंधे पर वार किया। मांस कटने और खून बहने की भावना किसी को भी अनुभव नहीं होनी चाहिए। मैं समझ गई थी कि अगर मैंने हार मान ली तो यह आदमी मुझे जान से मार देगा और मेरी मौत को एक एक्सीडेंट का नाम मिल जाएगा। मेरे अंदर जिंदा रहने का जज्बा जागा। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और जितना जोर से हो सकता था उतना जोर लगाकर मोड़ दी। चाकू जमीन पर गिर गया और मैंने उसे झटके से उठा लिया।
छोड़ो मुझे, उसने मुझसे कहा। उसने मुझे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे ज्यादा तेज थी। मैंने चाकू उसकी तरफ घुमाया, मेरे हाथ कांप रहे थे। वो दोबारा मेरी तरफ झपटा और मैंने एक पल में ही चाकू उसकी छाती में गाड़ दिया। वो पीछे की तरफ गिर गया, उसकी आंखें सदमे से बाहर आ गई और फिर वो पेवमेंट पर गिर गया। मैं वहां खड़ी रही और सांस लेने की कोशिश करती रही। मेरे कंधे से खून बह रहा था। मेरा हाथ इतनी जोर से कांप रहा था कि मैं चाकू भी पकड़ नहीं पा रही थी। एक टीचर भागते हुए मेरी तरफ आई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाना शुरू हो रहा था। इतने में मेरे कानों में सायरन की आवाज सुनाई दी। टेरा नेवल मामला जीवित रहने और खुद के लिए लड़ने की प्रेरणा भरी एक कहानी है, जिसे ट्रू क्राइम पॉडकास्ट और टीवी सीरीज डर्टी जॉन में बखूबी दिखाया गया है। टेरा, जो डेब्रा नेवल की सबसे छोटी बेटी थी, जॉन मेहान के साथ भयानक मुठभेड़ में अचानक हीरो की तरह सामने आई। जॉन एक धोखेबाज और अपमानजनक इंसान था जिसने डेब्रा को एक जहरीले रिश्ते में फंसा लिया था। 20 अगस्त 2016 को जॉन ने अपनी चालाक योजना के बाहर आने के बाद टेरा को नुकसान पहुंचाने का इरादे से पार्किंग लॉट में एक जानलेवा हमला किया। हालांकि टेरा ने डट कर मुकाबला किया। चाकू से हमला किए जाने के बावजूद वो खुद को उससे छुड़ाने में कामयाब रही और आत्मरक्षा में उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उसकी तेज बुद्धि और बहादुरी से फटाफट एक्शन लेने की सोच ने उसकी जान बचा ली। ये मामला अपमानजनक रिश्तों के खतरों की भावना पर रोशनी डालता है। टेरा के एक्शन ने उसे साहस का प्रतीक बना दिया, जिससे लोगों को अपने दिल की सुनने, खुद पर भरोसा करने और अपनी सुरक्षा के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। मेरा नाम एना है। मैं लास वेगास में एक शोगर्ल की तरह काम करती हूँ। ये कोई आकर्षण भरा काम नहीं है, लेकिन ये वो काम है जो मैंने खुद के लिए ढूंढा जब मैं 17 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स के घर से भागी। बिना किसी डिग्री और स्किल के मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी, इसलिए मेरा हिस्से जो भी आया वो शुरू किया। कम रोशनी वाला स्टेज, नियॉन लाइट्स के नीचे नाचती हूँ मैं, और मेरे आसपास हवस भरी निगाहों वाले आदमी होते हैं। नाइट क्लब रोज की तरह भरा हुआ था। हवा धुएं और सस्ते परफ्यूम की खुशबू से भरी हुई थी। आदमी छोटे चिपचिपे टेबल्स पर बैठकर महंगी शराब पी रहे थे और हमें परफॉर्म करते हुए देख रहे थे। जब मैं डांस कर रही थी तो मेरी हील्स स्टेज पर बज रही थी और पोल की ठंडक मेरी स्किन पर लग रही थी। अब तक मुझे लोगों के घूर कर देखने की आदत हो गई थी और कभी कभी बजने वाली सीटी और आवाजें लगने की भी। ये मेरे काम का हिस्सा था। उस रात एक कस्टमर अलग से उभर कर आया। वो दूर लगे एक सोफे पर बैठा हुआ था जहां से सिर्फ परछाई दिखाई दे रही। मेरा ध्यान उस तक कभी ना गया होता अगर उसकी आंखें अलग सी ना होती। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे अंधेरे में किसी शिकारी की। उन्होंने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। मेरी हर हरकत पर नजर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खौफनाक लोग शायद ऐसे ही होते हैं। जब मेरा सेट खत्म हुआ तब मैं जल्दी से पानी पीने के लिए बार में चली गई और तब वो मेरे पास आया। एना, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और स्लो थी। मैं हक्की बक्की रह गई। उससे मेरा नाम कैसे पता था? वो मुस्कुराया। उसके दांत बहुत ही ज्यादा सफेद थे। तुम्हारी परफॉर्मेंस मनमोह लेने वाली थी, क्या बताऊं मैं। शुक्रिया, मैंने बिना कोई भाव के कहा। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मेरा नाम यूनी है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने उसे दूरी बनाए रखते हुए कहा। आओ मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक खरीद दूं। उसने जबरदस्ती दिखाते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है, मैंने नरम रहने की कोशिश करते हुए कहा। कम ऑन, उसने फिर से कहा। इस बार उसकी मुस्कान थोड़ी छोटी हो गई। मैंने कहा नहीं। मैंने उसे दूर जाते हुए जवाब दिया। जैसे ही मैं वहां से जाने के लिए मुड़ी, मैंने पीछे से कांच टूटने की आवाज सुनी। मैं तेजी से वापस मुड़ी और मैंने योनी की तरफ देखा। उसके हाथ से खून निकल रहा था। उसने अपने हाथ में जो ग्लास पकड़ा हुआ था उसे जोर से दबाकर तोड़ दिया और टुकड़े उसके हाथ में गड़ गए, लेकिन वो मुस्कुराया। उप्स, उसने कहा। उसकी आवाज हल्की थी, जैसे उसके लिए कोई मजाक हो। मेरे पेट में मरोड़ उठने लगे। मैं वहां से जल्दी से निकल गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मैंने अपने साथ काम करने वाली 2 लड़कियों को देखा, लीजा और जेड। वो पीछे वाली गली में खड़ी थी। एक लड़के ने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने उन्हें अपनी टेंशन को कम करते हुए बताया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, योनी अंधेरे से निकलकर बाहर आ गया, जैसे वो काफी देर से वहां खड़ा इंतजार कर रहा। तो तुम यहाँ हो जानम, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा भाव टपक रहा था जिससे मैं बयां नहीं कर सकती। मुझे तो लगा कि हम दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं। लीजा ने अपनी आंखें छोटी कर ली। आखिर ये है कौन? मुझे बस एक तस्वीर चाहिए। योनी ने लीजा को नजरअंदाज करते हुए मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। इस क्लब की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ तस्वीर? नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। वो और करीब आया और लीजा, जो हम सब में सबसे गुस्से वाली थी, उसने कसकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी?
उसने कहा नहीं घटिया आदमी। मैं कांपते हुए पीछे हुई। योनी मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। ना का मतलब ना होता है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? एक पल के लिए वो बस वहां खड़ा रहा। उसका चेहरा शांत, उसकी आंखें मर चुकी थी। फिर वो मुड़ा और वहां से निकल गया। लीजा ने हैरान होते हुए कहा, क्या पागल आदमी है? लेकिन इससे पहले कि हम चैन की एक भी सांस ले पाते, वो भागते हुए वापस आया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके हाथ में एक चाकू था। सबसे पहले लीसा ने उसे देखा। ये क्या बकवास! इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, योनी उस पर कूद पड़ा। गली की धीमी रोशनी में चाकू का ब्लेड चमक रहा था। उसने एक बार उस पर वार किया और फिर दोबारा और फिर एक और बार। वो चाकू मारते हुए हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज ऊंची और पागलों जैसी थी, जो मुझे जिंदगी भर डराती रहेगी। जेड चिल्लाने लगी, लेकिन मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई जब मैंने लीसा के शरीर से इतना खून बहते हुए देखा। योनी मेरी तरफ बढ़ा, उसकी मुस्कान और भी बड़ी और शैतानी थी। तुम कहीं नहीं जा सकती है ना? उसने गाना गाते हुए कहा। तुम इस तरह मेरी बेइज्जती करके कहीं नहीं जा सकती, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं सदमे से बाहर निकली और भागने लगी। मेरी हील्स फुटपाथ पर टकरा रही थी, लेकिन वो मुझसे ज्यादा तेज था। उसने मेरे बालों से मुझे पकड़ा और मुझे ऐसे खींचा जिससे मेरी शायद स्किन उतर जाती। मुझसे भागने की कोशिश मत करो, वो चिल्लाया। उसकी आवाज में अचानक गुस्सा था। मुझे अपनी पीठ पर चाकू घुसता हुआ महसूस हुआ और मैं चिल्लाने लगी। डर भयानक था, अंधा कर देने वाला, लेकिन मेरे अंदर बचने का जज्बा तेजी से बढ़ा और मैं उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर गया। अब तक पूरे क्लब में अफरा तफरी मच गई थी। लोग चिल्ला रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। जेड सिक्योरिटी को आवाज लगाने लगी। उसने लीसा को पुकारा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। योनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाउंसर्स ने उसे पकड़कर जमीन पर लेटा दिया। वो छटपटाया, चिल्लाया। उसकी हंसी अब चीखों में बदल गई थी। कुछ ही मिनट के बाद पुलिस भी आ गई और योनी को हथकड़ी पहनाकर ले गई। मुझे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरी पीठ का दर्द बढ़ता जा रहा था और मैं बेहोश हो रही थी। लीसा बच नहीं पाई। आज भी जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे योनी का चेहरा दिखाई देता है। उसकी चमकती आंखें, उसकी मुड़ी हुई मुस्कान और खून से सने हाथ। उस रात ने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदली, उसने मेरे अंदर के एक हिस्से को भी मार दिया। मैं बच तो गई थी, लेकिन मैं कभी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती थी। 6 अक्टूबर 2022 को योनी बरॉयस ने लास वेगास के एक क्लब में चाकू घोंपने की घटना को अंजाम दिया, जिस वजह से वहां 2 मौतें हुई और 6 लोग घायल हो गए। हमला तब शुरू हुआ जब बरॉयस ने शोगर्ल की नकल करने वाले एक ग्रुप से संपर्क किया और जब उन्होंने उसे फोटो खींचने की इजाजत देने से मना कर दिया तो उसने उन पर वार कर दिया। बरॉयस ने अनजान लोगों पर हमला करने पर कोई पछतावा नहीं दिखाया। एक टूरिस्ट स्पॉट पर अचानक हुए इस हमले और बुरी तरह 2 मौत होने की वजह से पूरी कम्युनिटी और नेशन को सदमे में डाल दिया था। प्रशासन इस बात को देखकर हैरान था कि कोई सरेआम इतने पॉपुलर स्पॉट पर ऐसा कारनामा कैसे कर सकता है। माउंटेन हाई ब्रिज ट्रेल हमारी जगह, एक ऐसी जगह जहां हम जितना चाहे उतना हंस सकते थे, अजीब तस्वीरें ले सकते थे और उन सभी चीजों के बारे में बात कर सकते थे जिनके बारे में हम स्कूल में बात करने की हिम्मत नहीं रखते। उस दोपहर हवा रोज से ज्यादा भारी महसूस हुई, लेकिन हमने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। एबी, लिबी और मैं पहले भी कई बार पुल पार कर चुके थे और हम इस बार भी इसे पार करते हुए हंस रहे थे कि किस तरह मैं पहले इन प्लैंक्स के बीच बने गैप में लड़खड़ाती थी। लिबी पीछे चल रही थी, वो अंधेरा होने से पहले आखिरी बार उस पटरी की तस्वीर लेने की कोशिश कर रही थी इंस्टाग्राम के लिए। एबी ने अपनी आंखें घुमाकर उसे छेड़ते हुए कहा, जब हम फेमस हो जाएंगे तो तुम मेरा शुक्रिया करोगी। लिबी ने भी मस्ती में जवाब दिया। पहले हमारी नजर उस पर नहीं पड़ी। एक आदमी पुल के दूसरे हिस्से के आखिर में खड़ा हुआ था, नीली जैकेट और जीन्स में एक हट्टा कट्टा आदमी। उसने अपनी टोपी नीचे की तरफ खींची हुई थी, वो हिल नहीं रहा था। अजीब आदमी से बचकर, एबी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज बस इतनी ऊंची थी जितनी हम सुन सकते थे। आराम से निकल जाओ, लिबी ने अपना फोन जेब में डालते हुए कहा। हम जल्दी से ब्रिज से उतर गए, बिना ये जाहिर किए कि हम डरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम उसके पास से गुजरे वो पीछे मुड़ा। उसके भारी जूते लकड़ी की पटरी पर आवाज कर रहे थे। एबी ने पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा फीका पड़ गया था। ए! उसने आवाज लगाई, उसकी बोली कड़क और सख्त थी। हम जम गए। पहाड़ी के नीचे आओ। उसने अपनी जैकेट से बंदूक निकाली। बीबी ने एबी का हाथ पकड़ा और एबी ने मेरा हाथ थाम लिया। हम एक खड़ी पहाड़ी पर लड़खड़ाते हुए चलने लगे। उसके जूतों की खड़खड़ाहट की आवाज पीछे छूट गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। हम सब बहुत बुरी तरह डरे हुए थे। उसे क्या चाहिए? एबी ने हल्के से पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा गला सूख गया था, मेरी टांगें भारी हो गई थी। बीबी लगातार अपने कंधे की तरफ आंख घुमाकर देखने की कोशिश कर रही थी।
उसके हाथ कांप रहे थे। रास्ता एक नाले के पास आकर रुक गया। पानी बहुत काला और गंदा था। आदमी ने बंदूक हमारी तरफ करी। अपने घुटनों पर बैठो। हम अपने घुटनों के बल बैठ गए। मिट्टी चिपचिपी और ठंडी थी जो मुझे जीन्स के अंदर तक महसूस हुई। उसने अपनी जैकेट से एक बड़ा चाकू निकाला। उसकी प्लेट पर चांद की रोशनी पड़ी। प्लीज, लिबी ने भीख मांगी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। हम कुछ भी करेंगे, बस। उसने बालों से उसे पकड़ा और उसके सर को पीछे की तरफ झटका दिया। उसने चाकू घुमाया तो उसके गले को चीरता हुआ निकल गया। आवाज बहुत ही तीखी थी, जैसे किसी मीट को काटा गया। उसके गले से खून बहने लगा, गर्म और गाढ़ा, जिसकी छींटें मेरे चेहरे पर भी आकर गिरी। लिबी की आंखें बाहर आ गई। उसका मुंह कभी सांस लेने के लिए खुलता तो कभी बंद होता। वो अपने गले से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके पैर पूरी तरह छटपटा रहे थे, जिससे मिट्टी पर निशान बनने लगे। वो रेंग कर दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। जैसे जैसे उसकी हरकतें शांत होती गई, खून और तेजी से बहने लगा और उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। उसकी उंगलियां हल्की हल्की शांत हो गई। उसकी बेजान आंखें आसमान को देखती रही और उसके चेहरे पर डर का भाव था। एबी चिल्लाई, एक आवाज इतनी घातक कि मेरे पेट में मरोड़ उठे। वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस आदमी ने धक्का देकर उसे वापस बिठा दिया। बहुत छोटी सी बात है, उसने उसके बगल में घुटने टेक कर कहा। उसकी आवाज शांत थी, लगभग चंचल। जैसे ही उसने ब्लेड को उसके गले पर खींचा, लाल रंग की एक पतली रेखा बन गई। प्लीज, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, उसने बीच में रोक कर कहा, जैसे वो मजाक बना रहा। तुम्हें लगता है कि अपने जिंदगी की भीख मांगने से तुम बच जाओगी? उसने उसके चिन के नीचे चाकू दबाया और अपना सर एक साइड पर झुकाया। जब वो छटपटा रही थी तो उसकी स्किन से खून निकलने लगा। रोना बंद करो, उसने गुस्से में कहा। ये हमेशा रोते रहते हैं। एक ही झटके में उसने चाकू का ब्लेड उसके पेट में घुसा दिया। एबी की चीख बहुत ही भयानक। उसके कपड़े खून से भर गए और मेरे कान दर्द से। एबी ने अपना सर मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में दर्द भरा हुआ था। भागो, उसने लड़खड़ाती हुई कमजोर आवाज में मुझसे कहा। जब उसने दोबारा कुछ कहने की कोशिश की तो उसके मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन उसका सर आगे की तरफ झुका। उसका शरीर अकड़ गया और उसकी चीख गड़गड़ाहट में बदल गई। मैं भागी। मुझे कुछ सोचना याद नहीं, सिर्फ भागना याद है। मेरी टांगे जैसे आग पैदा कर रही थी। जब मैं पेड़ों के पार करके आगे बढ़ रही थी, टहनियां मेरे चेहरे पर लग रही थी। अपने पीछे मैं उसके जूतों की आवाज सुन सकती थी और मेरे दोस्तों की आवाज धुंधली होती जा रही थी। मैं लड़खड़ा कर बहुत जोर से जमीन पर गिरी। मेरे हाथ गीली मिट्टी में सन गए। मैंने अपना हाथ उठाकर देखा तो उस पर खून के धब्बे थे, लिबी का खून। मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, लेकिन मैंने किसी तरह जबरदस्ती खुद को उठाया। जंगल खत्म नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ मेरे और करीब आ रहे हैं। मेरी सांस उखड़ रही थी, मेरी छाती दर्द कर रही थी, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैं रोड पर पहुंच गई। जैसे ही मैं बाहर आई, मुझे एक गाड़ी के हेडलाइट्स पास आते हुए दिखी, जिसने मुझे अंधा कर दिया। मैं पूरी तरह चिल्लाते हुए गिर गई। एक औरत गाड़ी से बाहर निकली। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। मेरे मुंह से बस इतनी सी बात निकली, उसने उन्हें पकड़ लिया। मैंने अगले 48 घंटे हॉस्पिटल में बिताए और जब मैं अपने होश व हवास में आई तो मैंने एक भयानक खबर सुनी। सर्च टीम को मेरे दोस्त मिल गए थे। एबी और लिबी, मेरे सबसे खास दोस्त, जा चुके थे। उनकी लाश नाले के पास मिली। उन्हें पूरी तरह खराब कर दिया गया था। लिबी के फोन में उस आदमी की खबर सी तस्वीर आ गई थी जो ब्रिज पर घूम रहा था। उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग हमारे शहर में गूंजती रही। पहाड़ी के नीचे चलो। जब रिचर्ड एलन को 2022 में गिरफ्तार किया गया तो हमें लगा कि अब हमें चैन की सांस आएगी, लेकिन सिर्फ उसका पकड़ा जाना काफी नहीं था। वो जंगल में छुपा हुआ कोई शैतान नहीं था। ये उन लोगों में से था जो हमसे कहीं भी टकरा सकते हैं। आज तक उनकी चीखें मेरे सपनों में गूंजती हैं। वो चाकू, वो खून, उनकी बड़ी डरी हुई आंखें, ये सब मेरी यादों में बसा हुआ है। और वो आवाज, हल्की धीमी, आज भी मुझे सुनाई देती है। पहाड़ी के नीचे। ये आवाज मुझे जिंदगी भर सताती रहेगी। फरवरी 2017 में 13 साल की एबिगेल विलियम्स और 14 साल की लिबर्टी जर्मन की इंडियाना के डेल्फी में मोमोन हाई ब्रिज के पास हत्या कर दी गई। इस मामले ने पूरे नेशन का ध्यान आकर्षित किया, खासकर पुलिस को लिबर्टी के फोन में अनजान आदमी की तस्वीरें और ऑडियो मिलने के बाद। बहुत ही तगड़ी जांच के बावजूद यह मामला कई सालों तक अनसुलझा हुआ रहा। अक्टूबर 2022 में एक लोकल रेजिडेंट रिचर्ड एलन को गिरफ्तार किया गया और उन पर उनकी हत्याओं का आरोप लगाया गया। नवंबर 2024 में एलन को सभी मामलों में दोषी ठहराया गया और बाद में 130 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इस कहानी से हम यही सीख सकते हैं कि हमें अनजान रास्तों पर बहुत ही ध्यान से जाना चाहिए।